जोहार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अब्बा झारखंड जामताड़ा वाले में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आपको संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से संबंधित जितने सारे प्रश्न हो सकते हैं वो मैं आपको दिया। अगर आपको रिवाइज करना है और ये जानना है कि एक्चुअल में किन किन धाराओं में और किन किन अध्यायों में क्या लिखा गया है, जो कि आपका रिवीजन का पार्ट हो सकता है, तो उसके आधार पर मैं यहाँ पर क्लास लाया हूँ। ठीक है, दो क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे। आज जो है धारा 1 से लेके 40 तक हम लोग डील करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कल हम लोग इसको धारा 40 से लेके 72 तक का देख लेंगे। ओके, तो जैसा हम लोग जान रहे हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लागू हुई थी, और डेट अगर आप देखेंगे तो ये 1 नवंबर कहीं कहीं लिखा हुआ है, कहीं कहीं 1 अप्रैल लिखा हुआ है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। जो ऑप्शंस रहेगा उसके हिसाब से आप डील करेंगे। अब यहाँ पर टोटल हम लोग देखे थे कि 9 अध्याय है, ठीक है। 9 अध्याय है यहाँ पर। उन 9 अध्यायों को मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कंसाइज करके, राइट। कौन से अध्याय में क्या क्या लिखा गया है, उसी को हम लोग यहाँ विस्तार रूप में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ये आपको जानना होगा कि संथाल परगना का नाम क्या है, ठीक है। ये अध्याय 1 से शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम पक्का है। जो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। तो अध्याय 1 में कुल जो है आपके 3 धाराओं का वर्णन किया गया है, धारा 1, 2 और 4। तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम लिखा हुआ है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम लिखा हुआ है। इसमें संथाल परगना काश्तकारी अनुपूरक अधिनियम 1949 इसका नाम रखा है, ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद दूसरी बात इसमें क्या है कि ये इस अधिसूचना को लागू कब किया जाएगा, तो राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचना दिया जाएगा तब से ये लागू हो जाएगा। कहाँ पर लागू है, तो संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों में लागू है। और यहाँ पर आप सभी को पता है कुल 6 जिले हैं। उसके अंतर्गत दुमका आता है, पाकुड़ आता है, साहिबगंज आता है, गोड्डा आता है, देवघर आता है और जामताड़ा आता है। ये आप झारखंड के मानचित्र में भी देख के याद रखिए। कुल 5 प्रमंडलों में सिर्फ एक प्रमंडल में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से हम लोग ये धारा 1 हो गया कंप्लीट। धारा 2 में इसमें लिखा गया है कि इसके क्षेत्राधिकार जो होगा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम इन क्षेत्रों में जैसे लागू हुआ है, तो उनके किसी भाग से अगर ये नियम हटा देना है या फिर से लागू करना है, तो उसका अधिकार किसके पास रहता है, तो राज्य सरकार के पास रहता है। ओके, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना के किसी भी भाग, ठीक है, इस विधान या इसके किसी भाग को वापस ले सकती है, या इसी प्रकार इस विधान या किसी भाग को पुनः उसी भाग में लागू कर सकती है जहां से इसे वापस लिया गया है। क्लियर है? इस अधिनियम का ये इस तरीके से राज्य सरकार उपयोग कर सकता है, और ये धारा 2 में लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट में मैंने करवाया था, धारा 2 में लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो एकदम संभावित है। संभावित क्या, आप 100% समझ लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। तो अध्याय 1 जिसका नाम प्राथमिकी है, इसमें 4 धाराओं में चौथा धारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर परिभाषाएं लिखी गई है। तो क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम होता है कि परिभाषाएं जो है कौन सी धारा में उल्लिखित है, तो धारा 4 में उल्लिखित है। ओके, तो सबसे पहला जो यहाँ पर परिभाषा दिया गया है वो आदिवासी का है, और ये आदिवासी लोग कौन होंगे ये इसमें लिखा गया है। तो इसके अनुसार जो अनुसूची ख है, उस अनुसूची ख में निहित आदिवासी हो सकता है, या फिर अर्ध आदिवासी जनजाति हो सकता है, या जाति हो सकता है, जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है, वही आदिवासी कहलाएंगे। अदरवाइज किसी को भी हम लोग आदिवासी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कृषि वर्ष, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कृषि वर्ष। ये कृषि वर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें डेफिनेशन डायरेक्टली जो सेंटेंस लिखे गए हैं उसी को याद करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो कृषि वर्ष है उसको 3 तरीके से
डिफाइन किया गया है। ये सारे जो नियम बने थे दोस्तों, ये अंग्रेज़ों के समय में बने थे, उन लोगों की देख रेख में बने थे। तो उन लोगों ने जितना स्टडी कर पाया था यहाँ की जनजातियों और जाति को, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों ने स्टडी किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कृषि वर्ष का मतलब क्या होता है, कहता है जहाँ बंगला साल चलता है, अभी भी ये है बंगला साल, और हम लोग बिहार झारखंड लोग अलग साल की तरह जाते हैं। तो बंगला साल जहाँ चलता है वहाँ वैशाख माह को कृषि वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। ओके, और जहाँ फसली साल चलता है वहाँ पर अश्विन माह को हम लोग आरंभ मानते हैं कृषि वर्ष का। और एक इसमें प्रावधान किया गया है कि जहाँ कृषि प्रयोजनों के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है उस वर्ष से है कृषि वर्ष का मतलब। समझ में आ गया? तो ये यहाँ याद क्या रखना है, इसी में से कन्फ्यूजन होगा। तो बंगला साल जो है वैशाख, देखिए ब और व है, तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब से बंगाल और व से वैशाख। ओके, ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। फसली है तो फ और मतलब ये वाला अगर याद है तो ये वाला तो याद होगा ही। ठीक है, फसली असली है ना, फसली असली अश्विन, राइट। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर जो आपका भूगत बंध अथवा पूर्ण भोग बंध का डेफिनेशन है उसको देखते हैं। देखिए भूगत बंध या फिर पूर्ण भोग बंध का सीधा सीधा मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, कोई ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें रेत खेती बाड़ी करता है। ठीक है, और ये एक्चुअल में जिसका ज़मीन है, ये भूस्वामी जो है, ठीक है, वो अगर इस भूमि का इस तरीके से रेत को देता है और कहता है कि जितना भी जोत आप इसमें उत्पन्न करोगे, जो भी उत्पाद उत्पन्न करोगे, उसका कुछ हिस्सा मुझे देते जाना, है ना। और आंशिक हो सकता है पर पूर्ण भी हो सकता है। और जब तक मेरे इस ज़मीन का मतलब ये जो है जो ऋण लिए हो आप, जो ऋण लिए हो, ये रेत मान लीजिए इस भूस्वामी से या फिर किसी अन्य व्यक्ति से जो ऋण लिया है ना, उसके अकॉर्डिंग तो किसी ज़मीन का भुगतबंदी किया जाता है। ये कैसे किया जाता है, मान लीजिए किसी के पास पैसा कौड़ी नहीं है तो वो कहा कि ये ज़मीन को आप रखिए, है ना, और एक तरीके से आप भूस्वामी की तरह काम कीजिए। और अगर इसको एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में आप जो भी इसमें उगाइएगा वो मुझे देते रहिए, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, जो ऋण दिए हैं वो क्लियर हो जाएगा और उसका ब्याज भी क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से उसको किया जाता है। तो भुगत बंध यहाँ पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इसका तात्पर्य ऋण रूप में अग्रिम दी गई अथवा अग्रिम दी जाने वाली राशि, ओके, के भुगतान के प्रयोजन के लिए रेत की जोत या उसके आंशिक हित इस शर्त के साथ हस्तांतरण से है कि कुल सूद सहित ऋण बंधक की अवधि में जोत अथवा आंशिक जोत से उद्भूत लाभ का चुकता समझा जाएगा। क्लियर है? ये मैंने जो बताया वही है। कोई ज़मीन किसी को दे दिए और उसे ऋण ले लिए, उसके बाद फिर क्या किया गया कि अब ऋण का भुगतान कैसे करेगा रेत, तो उस ज़मीन में जितने सारे जो भी चीज़ आप उपजाते हैं उसको आप जो है जिनसे ऋण लिए हैं उसको देते रहिए, तो उसका भुगतान हो जाएगा। तो ऐसे ज़मीनों को हम लोग भुगतबंध बोलते हैं या फिर पूर्ण भोगबंध कहते हैं। जोत का सीधा मतलब क्या होता है, एक भूखंड होता है। जोत मतलब भूखंड होता है जो रेत के पास होता है। ओके, नेक्स्ट है खास ग्राम। खास ग्राम क्या होता है, खास ग्राम ऐसे ग्राम को कहते हैं जहाँ पर कोई मूल रेत नहीं होता है, यानी कि वहाँ मूल रेत है ही नहीं, किसी किसी ने अपना ज़मीन को बनाया है नहीं जंगलों को साफ करके, ठीक है, मूल रेत। और ना उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख है, ठीक है, और कुछ समय के लिए वहाँ पर ग्राम प्रमुख भी नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं खास ग्राम। खास ग्राम में दो खास चीज़ें, एक तो मूल रहित का ना होना और दूसरा ग्राम प्रमुख का नहीं होना, राइट। नेक्स्ट चलें जमींदार। तो जमींदार देखिए ये पद जो है सृजित हुआ था मुगलों के समय और अंग्रेज़ों के समय में। यहाँ पर क्या हुआ था कि जमींदार कुछ ऐसे व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाता था जो लगान चुकता कर सके गाँव से, ठीक है, तो वैसे लोगों को जमींदार कहते थे। तो यहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं इसको। यहाँ जो लिखा है कि ग्राम प्रमुख और मूल रैयत जो होता है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावे जो व्यक्ति हैं जो लगान पाने का अधिकार रखता है उसको हम लोग जमींदार कहते हैं। क्लियर है? जमींदार किसको कहते हैं, समझ में आया? जो ग्राम प्रमुख या मूल रैयत जो है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावे जो लोग लगान वसूल करता है तो उसको हम लोग जमींदार कहते हैं। ये नॉमिनेटेड रहता है, ये याद रखिएगा, नॉमिनेटेड रहता है। उस टाइम अंग्रेज अधिकारी उसको नॉमिनेट करता था। ओके,
नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन कहते फिर बार बार क्वेश्चन याद आ जाता है डेली प्रैक्टिस सेट करवाने के चक्कर में। तो यहाँ पर देखिए और एक डेफिनेशन है गैर आदिवासी। तो गैर आदिवासी कौन होगा? आदिवासी का डेफिनेशन आपने देखा, तो गैर आदिवासी जस्ट उसको उलट कर दीजिए, जो अनुसूची ख में शामिल नहीं है। ओके, जो अनुसूची ख में शामिल नहीं है वैसे आदिवासी या अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति का सदस्य ना हो, वैसे व्यक्तियों को हम लोग गैर आदिवासी कहते हैं। रेत अभी हमने देखा था भूखंड, उसमें लिखा था कि भूखंड जोत किसको कहते हैं, उसमें लिखे थे कि भूखंड जो है, जो रेत के पास होता है उसको उस भूखंड को हम लोग जोत कहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ देखिए क्या लिखा है कि रेत कौन हो जाएगा? जमींदार से भिन्न कोई व्यक्ति। यहाँ जमींदार का सीधा सीधा मतलब है जो लगान वसूल करता है। ओके, उससे भिन्न कोई व्यक्ति जिसने स्वयं के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए या भाड़े के मजदूरों के द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, वैसे लोगों को रैयत कहते हैं। जो खुद ही जोत रहा है या फिर अपना परिवार, उसके जो परिवार हैं वो जोतेंगे, या फिर उन्होंने किसी को भाड़े में दे रखा है कि भाई तुम लोग मजदूर है वो लोग, उसको कि मेरा खेत जोतो, तो ऐसे आदमियों को हम लोग क्या कहते हैं? भूधारण रैयत कहते हैं, रैयत कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर एक बात और नोट किया गया है, उसमें भी ये चीज़ लिखा गया है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा है कि ग्राम प्रमुख जो होता है वो अपने ही निजी जोत का रैयत कहलाता है। उसका भी अपना ज़मीन होगा ना रे भाई, ग्राम प्रमुख तो कोई आदमी ही है, उसका भी अपना कोई ज़मीन हो सकता है, तो वो जिस भूखंड पे अपना खेती बाड़ी करता है उसी का वो रैयत समझा जाता है। नेक्स्ट चले, लगान। लगान क्या होता है? जो राशि आपका खेवट या खतियान में जो राशि लिखा गया है कि वो जो है ग्राम प्रमुख या मूल रैयत द्वारा देय होगा, वैसे राशि को हम लोग लगान कहते हैं। ठीक है, उसको ग्राम लगान भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलें, लेकिन ये याद रखिएगा खेवट खतियान में लिखा हुआ होगा। एक इससे भी क्वेश्चन सेट मैंने एक फ्रेम किया हुआ था क्वेश्चन, संथाल सिविल रूल क्या है? तो संथाल सिविल रूल थोड़ा सा और पुराना है दोस्तों, ये 1855 में आया था और इसकी धारा 1 के खंड 2 में एक व्यक्ति को जो है अधिकारी समझ लीजिए, उसको नियुक्त किया जाता है और वो क्या करता है, यहाँ पर जो संथाल परगना है उसके नागरिकों के लिए न्याय और शासन प्रबंध करता है। ठीक है, नागरिक न्याय शासन प्रबंध करता है ये नियुक्त अधिकारी। ओके, और इसका आदेश कौन देता है? राज्य सरकार देता है। और इसका आदेश कौन देता है? राज्य सरकार देता है। तो वो जो निर्देश जारी करेगा उन सभी निर्देशों को हम लोग संथाल सिविल रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? संथाल सिविल रूल कहते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका लगान की बंदोबस्ती दर। तो लगान किस में वर्णित था? लगान आपका खेवट या खतियान में वर्णित था। तो इसी लगान के दर को हम लोग क्या कहते हैं? लगान की बंदोबस्ती दर कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलें, खाली जोत। खाली जोत मतलब सीधा सीधा बात है, प्रत्यक्त जोत है, ऐसी जोत जिसका रैयत बिना किसी उत्तराधिकारी के छोड़े मर गया हो, वैसे ज़मीनों को खाली जोत कहते हैं। नेक्स्ट है ग्राम समुदाय। तो ग्राम समुदाय में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम के जमाबंदी रैयतों के सभी व्यक्ति, उनके हिस्सेदार, ठीक है, जमाबंदी रैयतों के सभी व्यक्ति, उनके हिस्सेदार, बच्चे, उनके उत्तराधिकारी, वो सभी ग्राम समुदाय में आएंगे। ग्राम समुदाय में कौन कौन आएंगे समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपका ग्राम प्रमुख। तो जब ग्राम समुदाय है, गांव है, तो ग्राम प्रमुख को भी तो बताना जरूरी था। तो ग्राम प्रमुख का पद ग्रहण करने के लिए इस विधान के तहत विधिवत नियुक्ति होती है, और जिसे हम लोग मुस्तजीर कहते हैं या फिर मांझी कहते हैं या फिर अन्य नाम से जाना जाता है। ये आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम धारा 4 में वर्णित है ग्राम प्रमुख का डेफिनेशन। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी सेट था, आपको याद होगा, मुस्तजीर और मांझी, इनमें से ग्राम प्रमुख किनको कहा जाता है? तो वहाँ पर हमने ऑप्शन करना था उपरोक्त में से सभी। ओके, तो ये अध्याय 1 जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन तो आना है, एक क्वेश्चन श्योर आना है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी मिल जाए, कोई बात नहीं उसका।
तो अध्याय 2 में जाते हैं हम लोग। अध्याय 2 हमने बताया था कि आपको यहाँ पर धारा 5 से लेके धारा 11 तक पढ़ना है। इसमें क्या वर्णन किया गया है? ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के बारे में वर्णन किया गया है। ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के बारे में पढ़ना है। तो इसमें देखिए पहला जो धारा है, धारा 5, इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ग्राम प्रधान की नियुक्ति कौन करेगा। तो सबसे पहली बात, ग्राम प्रधान की नियुक्ति जो है दोस्तों उपायुक्त करता है। दूसरी बात, इसमें जो बहुमत होना चाहिए रैयतों का, वो 2/3 भाग रैयतों का बहुमत होना चाहिए। कौन करेगा? उपायुक्त। कितने बहुमत से करना है? 2/3 बहुमत से। अब यहाँ पर याद रखिए कि कोई अगर खास ग्राम है, खास ग्राम का मतलब अभी आपने देखा जहाँ पर कोई मूल रैयत ना हो और ना ही उस समय ग्राम प्रमुख होता है, तो इसकी सूचना उपायुक्त के उनके पास कौन देगा? तो ये देता है रैयत और जमींदार। ठीक है, रैयत या जमींदार आवेदन के माध्यम से दे देता है और कहता है कि यहाँ पर ग्राम प्रधान की नियुक्ति किया जाए, आवेदन करता है उपायुक्त को। तो यहाँ पर इस तरीके से इन कंडीशनों पे ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद एक आएगा धारा 6 में। धारा 6 है ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन। तो यहाँ पर यदि किसी ग्राम का जो खास नहीं है लेकिन ग्राम प्रधान मर जाता है, तो ग्राम का जमींदार इस घटना की सूचना जो है 3 माह के अंदर, कितने? 3 माह के अंदर नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु उपायुक्त को आवेदन देगा। क्लियर है? समझ में आया? पहला कंडीशन था किसी खास ग्राम के बारे में था, जिसमें धारा 5 में लिखा गया था किस तरीके से उसका नियुक्ति किया जाएगा ग्राम प्रधान का। फिर यहाँ था कि जो ग्राम खास नहीं है उसके संबंध में धारा 6 में लिखा हुआ है कि उसमें ग्राम प्रधान का नियुक्ति कैसे किया जाएगा। तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए जमींदार जो है 3 माह के भीतर जब उसकी मृत्यु हो जाती है उपायुक्त को आवेदन देगा और नियुक्ति करवाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं धारा 7, ग्राम प्रधान का कबूलियत का लिखा जाना या जमानत देना। तो जब ग्राम प्रधान शपथ लेता है ना, वो बात है यहाँ पर है। नियुक्ति के पश्चात ग्राम प्रधान को एक पट्टा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पट्टा। उसे विविध प्रपत्र में कबूलियत लिखना होगा कि अपने पद के कार्य संपादन में वह राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को शासित करेगा। ये धारा 7 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं धारा 8। धारा 8 में क्या है? जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियां दिया जाना। देखिए, जब ग्राम प्रधान आपका डेथ कर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो जमींदार के पास सारा कागज रह गया, सारे प्रतियां जो खेवट खतियान है। मेन तो खेवट खतियान ही होता था गांव में कि किसके अधिकार में कौन सी ज़मीन है और उसके मतलब वो कितना लगान वगैरह चुकाता है, ये सभी उसमें लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया कि जब भी आखिरी ग्राम प्रधान की उत्तराधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाता है, तो ग्राम के जमींदार का यह कर्तव्य होता है कि वह नियुक्ति की तिथि से 3 माह, नियुक्ति के तिथि से 3 माह के भीतर नए ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियां देगा। ठीक है, वो सारी प्रतियां जो है उसको 3 माह के भीतर दे देगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपने एसपीटी में जमींदार के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके लिए समय अगर अवधि का बात किया जाए तो ये 3 माह है। चाहे आप आवेदन जो ग्राम प्रधान को करने की बात हो उपायुक्त के पास, या फिर यहाँ पर नए जो ग्राम प्रधान आए हैं उसको कागज वगैरह सौंपने का बात हो, तो ये 3 माह है। ठीक है, 3 माह। ये सब मैं सार संग्रह बता रहा हूँ, तो उसको बहुत अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, धारा 9। धारा 9 क्या है? ग्राम प्रधान को किसी प्रकार पदांतरण का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, वो कोई भी पद दूसरे पद में वो खुद से नहीं जा सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। ये देखिए, यहाँ पर धारा 10 और धारा 11 जो बोल रहा हूँ मैं, इससे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, तो इसको देख लीजिए। किसी जमीन का मूल रेती जो समझा जाना, कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत या सह रैयत द्वारा आबाद लायक बनाई गई हो, या कोई प्रति जोत जो मूल रैयत या सह रैयत के अधिकार में हो,
इस विधान के प्रावधान द्वारा शासित अप्रवर्तनीय रियत होल्डिंग समझा जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल समझा जाएगा। क्या समझ में आया बात? कोई बंजर भूमि है या फिर ऐसी भूमि जिसको मूल रैयत हो या सह रैयत हो, उसके द्वारा क्या हुआ, उसको आबाद किया गया है। ओके, आबाद किया गया है, तो वैसे ज़मीनों के लिए ये प्रावधान किया गया है कि इसको हम लोग नॉन ट्रांसफरेबल बनाएंगे और इसका नाम दिया है रियत होल्डिंग। ठीक है, रियत होल्डिंग, क्या नाम दिया गया है इसको? रियत होल्डिंग दिया गया है। स्वाभाविक बात है, जिसने खुद से ही बनाया है चीज़ों को, वो किसी को क्यों देगा या फिर कोई उससे क्यों छीन लेगा। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया है, नॉन ट्रांसफरेबल होगा। किसी जमीन का मूल रैयती जो है वो खुद का जोत का समझा जाएगा। अब आते हैं धारा 11, ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि। ये कल मैं जो आपको बताना चाह रहा था, नाम याद नहीं आ रहा था, यही है पुरस्कार निधि। तो पुरस्कार निधि क्या है? देखिए, अब ग्राम प्रधान क्या करता है, जो भी मूल रैयत हैं या फिर रैयत हैं, उनके ऊपर जो भी लगान लगाए जाते हैं, ठीक है, उसके अतिरिक्त, है ना, सभी प्रकार के जो जुर्माने हैं प्रधानों की पुरस्कार निधि में जमा किए जाएंगे। इससे व्यय जो है, लेकिन अगर आप इसका व्यय करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उपायुक्त का जो है आदेश लेना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उसके नियमों के अनुसार चलना होगा। ये है ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि। तो ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि में क्या क्या आता है? तो ग्राम प्रधान, मूल रैयत और रैयत, इस पे लगाए गए तथा वसूले गए सभी प्रकार के जुर्माने प्रधानों की पुरस्कार निधि में जमा किए जाते हैं और इसका व्यय जो है आपको उपायुक्त के आदेश के अकॉर्डिंग या उसके नियमों के अनुसार करना होगा। ये अध्याय 2 मैंने कंप्लीट कर दिया। अध्याय 1 प्राथमिकी, अध्याय 2 हमने देखा ग्राम प्रधान और उनसे संबंधित बातें। ठीक है, अब आते हैं मेन जो है रैयत, जिसको हम लोग काश्तकार भी यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, तो रैयत से संबंधित जो धारा है, आप यहाँ से 12 से लेके 24 या 27 तक देखेंगे। ठीक है, 27 तक बेसिकली जाता है, लेकिन 24 तक मेन है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। रैयत, अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 रैयत के बारे में बताया गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रैयत का प्रकार कितना है, रैयत का वर्ग कितना है। तो रैयत का यहाँ प्रमुखतः 3 वर्णन किया गया है, 3 टाइप का, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक निवासी जमाबंदी रैयत होता है, दूसरा गैर निवासी जमाबंदी रैयत होता है, और तीसरा नए रैयत होता है। तो निवासी जमाबंदी रैयत का सीधा मतलब होता है जो गांव में ही रहते हैं। ठीक है, अभिलिखित जमाबंदी उसके पास है, वो गांव में ही रहते हैं और जिनका पारिवारिक आवास अभिलिखित गांव में ही है, वैसे को हम लोग निवासी जमाबंदी कहते हैं। निवासी यानी कि निवास करने वाले। गैर निवासी जो वहाँ पर नहीं रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो गांव में नहीं रहते हैं, ऐसे रैयतों को हम लोग गैर निवासी जमाबंदी रैयत कहते हैं। और जो कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो नया आएंगे, तो वे व्यक्ति जो नए रैयत के रूप में अभिलिखित किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, जिसके पास खेत खतियान होता है, खेवट खतियान होता है, और उन लोगों को हम लोग नए रैयत की दर्जा देते हैं। तो इस प्रकार से धारा 12 क्या कहता है कि रैयतों का जो वर्ग होता है वो 3 होता है। नेक्स्ट चलते हैं धारा 13। धारा 13 में है रैयतों के भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार। ठीक है, उपयोग संबंधी अधिकार, इसे क्वेश्चन पहले पूछ चुका है जेपीएससी। रैयत उस भूमि का जो उसके जोत में पड़ती है, स्थानीय रीति रिवाज या किसी अन्य रीति से जो भूमि के मूल्य विशेष रूप से नष्ट ना करे या जिससे भूमि जोतने कोड़ने के अयोग्य ना हो जाए, उपयोग कर सकता है। यानी कि कोई ज़मीन जो रैयत के पास पड़ा है, अगर उसका उपयोग करना चाहता है तो उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि उसका जो मूल्य ह्रास है ज़मीनों का ना हो, नहीं होना चाहिए मूल्य ह्रास। ठीक है, यानी कि आपको जोतने के लिए दिया, आप जो है उसको कोड़ काट के तालाब बना दिए या फिर उसमें बालू भर दिए, अब खेती नहीं कर सकते, इस टाइप से काम आपको नहीं करना है। राइट, तो भूमि जोतने कोड़ने के अयोग्य ना हो, ऐसे आपको यूज़ करना है।
ये धारा 13 कहता है। तो धारा 12 रेतों के वर्ग को निर्धारित कर रहा है और धारा 13 बताया जा रहा है कि रेत के पास जो भूमि होगा उसका उपयोग वह किस तरीके से कर सकता है। धारा 14 से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये रेत को बेदखल नहीं किया जाना, रेत को बेदखल नहीं किया जाना। तो एक्चुअल में रेत को बेदखल करेगा कौन? कोई जमींदार, कोई ग्राम प्रमुख, ऐसा या फिर उपायुक्त, कौन करेगा? तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है, जमींदार द्वारा सिवा उपायुक्त के बेदखली के आदेश के किसी रैयत को अपने जोत से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। ओके, यानी कि जमींदार करेगा लेकिन उसको उपायुक्त का आदेश चाहिए, बिना उपायुक्त के आदेश के वो किसी भी रैयत को उसके ज़मीन से नहीं हटा सकता है। और ये बहुत पावरफुल नियम बनाया गया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था, जमींदार जो है अपना मनमानी करता था और किसी का भी ज़मीन ले लेता था। तो ऐसा ना कर सके इसके लिए धारा 14 में यह प्रावधान किया गया है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको उपायुक्त से आदेश लेना पड़ेगा कि संबंधित रैयत का ज़मीन हमें वापस दिया जाए, उसको बेदखल कर दिया जाए। अब आते हैं धारा 15, ईंट और खपड़े बनाने के संबंध में रैयत के अधिकार। तो किसी रैयत को अपने और अपने परिवार के घरेलू अथवा कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क या अन्य प्रभार के ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार होगा, ठीक है। उसमें ये ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार आप याद रखिएगा, धारा 15 में लिखा गया है, धारा 15 में लिखा गया है। तो उसके लिए उसको किसी प्रकार का शुल्क जो है नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं धारा 16। धारा 16 में अपनी जोत में बांध इत्यादि बनाने, मछली अथवा अन्य उत्पाद के उपयोग संबंधी रैयत के पास अधिकार है। मान लो उसकी ज़मीन कुछ ऐसे जगह में है जहाँ वो मछली उत्पादन कर सकता है, बांध बना सकता है, तो ये सारी काम अपने निजी जोत में वो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक बार पढ़ देता हूँ, कोई रैयत बिना जमींदार की अनुमति के, लेकिन जमींदार का अनुमति चाहिए। यहाँ पर देखिए, कोई रैयत बिना जमींदार की अनुमति के अपने निजी जोत या बंदोबस्त भूमि में बांध, आहर, तालाब, कुआं, जलाशयों व स्रोतों का निर्माण व खुदाई बिना किसी क्षति पहुंचाए कर सकता है, ठीक है। यानी कि जमींदार का आदेश इसमें नहीं चाहिए, अनुमति नहीं चाहिए, खुद से वो कर सकता है। तो आपको ये क्या याद रखना है, ईंट और खपड़े बनाने संबंधी अधिकार जो है धारा 15 में है, और बांध और मछली पालन से संबंधित अधिकार जो है धारा 16 में है। और ये चैप्टर 3 का ही भाग है जिसमें रैयतों के बारे में लिखा गया है और रैयत से संबंधित अधिकारों को लिखा गया है। उसके बाद देखिए फिर क्या दिया है उसी में धारा 16 में कि रैयत बिना किसी शुल्क के ऐसे जलाशयों या स्रोतों में मछली अथवा अन्य उत्पाद भी कर सकता है। फिर लिखता है, यदि इस बात पर विवाद हो कि किसी ऐसे निर्माण या खुदाई से क्षति पहुंचती है तो उपायुक्त इसका निर्णय करते हुए उचित आदेश देगा, ठीक है। अगर अब इसमें वो कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिसकी वजह से उस भूमि का जो उपजाऊपन है, उसका जोतने कोड़ने का जो क्षमता है वो खराब हो रहा है, तो अब वैसे कामों को उपायुक्त के निर्देश पे ही शुरू किया जा सकता है। अब आते हैं धारा 17। धारा 17 भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार। इसमें देखिए एक दो कंडीशन है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देखिएगा। पहला कंडीशन क्या है, रैयत अपनी जोत में किन्हीं वृक्षों या बांसों के फूल, फल अथवा उत्पादनों का उपयोग कर सकता है, बिल्कुल ये सही। रैयत को अपनी जोत में अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर बिना शुल्क के लाह उपजाने या रेशम कीट के पालन का अधिकार होगा। फिर है, रैयत अपनी जोत की किसी वृक्ष पर या उद्यान या बांस लगा सकता है, उन्हें काटकर गिरा सकता है तथा उसका उपयोग कर सकता है, वृक्ष, उद्यान अथवा बांस, ठीक है। फिर कहता है, परंतु रैयत अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना ऐसी जोत पर स्थित वृक्ष नहीं काट सकता है, ठीक है। यहाँ पर महुआ हुआ का वर्णन नहीं किया गया है, यहाँ सीधा सीधा लिखा है, परंतु रैयत अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना ऐसी जोत पर वृक्ष नहीं काट सकता है। यहाँ कुछ छूट गया है, यहाँ महुआ होना चाहिए। अच्छा ठीक है,
यहाँ परंतु लगाया है ना, ठीक ठीक। तो ये सभी बातें हैं। एक तो वृक्षों बाँसों के फूल फल अथवा उत्पादनों का उपयोग कर सकता है, कोई भी उत्पादन कर सकता है वो। दूसरा बोला है कि लगाए गए वृक्षों पर बिना शुल्क के लाह, यानी कि कृषि करना चाहता है लाह का, या फिर रेशम कीट उगाना चाहता है, ये कर सकता है। रेत अपनी जोत की किसी भूमि पर वृक्ष उद्यान और बाँस लगा सकता है, उन्हें काटकर गिरा सकता है तथा उसका उपयोग कर सकता है। लेकिन काटकर गिराने के लिए उसको अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाना होगा, उसका आदेश लेना पड़ेगा। ये अपने निजी जोत के वृक्षों पर रेत के अधिकार का बात करता है, धारा 17। धारा 15 ईंट और खपड़े का बात कर रहा था। धारा 16 में पशुपालन कहते हैं जो मछली पालन है और बांध बनाने की बात है, वो धारा 16 कर रहा था। और धारा 17 जो है आपका वृक्षों पर जो अधिकार होगा उस जमीन पे जो वृक्ष है उसके लिए बात कर रहा था, यहाँ पर धारा 17। अब आते हैं धारा 18। धारा 18 क्या कहता है कि भवन निर्माण संबंधी रेत के अधिकार। रेत स्वयं अथवा अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का मकान बना सकता है, भवन बना सकता है भाई, वहाँ पर चाहे कच्चा बनाए या पक्का बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं धारा 19 का बात करेंगे हम लोग। धारा 19 में जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण के बारे में बात कर रहा है। जोत का विभाजन और लगान का वितरण। तो पहला है जोत का विभाजन तथा उसके लगान का वितरण जमींदार तथा ग्राम प्रमुख या रैयत की सहमति से होगा, ठीक है। यहाँ पर जो जोत का विभाजन होगा इसमें इन तीनों का सहमति होना जरूरी है, जमींदार, ग्राम प्रमुख और रैयत, इन तीनों का सहमति होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, यदि न्यायालय के आदेश या अन्य प्रकार से जोत बंटवारा या उपविभाजन का विषय हो तो बंटवारे में शामिल पक्ष आपसी समझौते से तथा भूस्वामी, ग्राम प्रमुख और मूल रैयत की सहमति से जोत के लगान के वितरण में असमर्थ हो तो पक्षों में कोई व्यक्ति लगान के वितरण हेतु उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। यानी कि कोई न्यायालय का आदेश दिया गया है ना, कि उस ज़मीन का बंटवारा किया जाए, उस ज़मीन का जोत का बंटवारा किया जाए, तो अगर वो ऐसा करने में अक्षम है, नहीं कर पा रहे, और तीनों जो भूस्वामी है, ग्राम प्रमुख है और मूल रैयत है, उनकी सहमति भी नहीं मिल पा रही है, तो इनमें से कोई भी एक व्यक्ति जो है उपायुक्त के पास जाकर आवेदन दे सकता है कि इस भूमि का बंटवारा कर दिया जाए, लगान का वितरण कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, उपायुक्त को किसी कार्रवाई के लिए किसी पक्ष को खर्चा दिलाने का अधिकार होगा। जो कार्रवाई हो रहा है तो उपायुक्त ये निर्देश करेगा कि कौन इसमें खर्चा करेगा, ठीक है। कार्रवाई करने में खर्चा होता है तो खर्चा कौन बियर करेगा, ये बातें उपायुक्त ही निर्धारित करेगा। नेक्स्ट कहता है कि यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपये से कम हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 रुपये से कम हो तो किसी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा। तो ये जो 3 रुपया वाला हिसाब किताब है उसका याद रखिएगा। 3 रुपये से नीचे अगर किसी का भी ज़मीन का लगान दिया जा रहा है तो उस ज़मीन का कोई बंटवारा नहीं होगा, उपविभाजन नहीं होगा लगान का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि सरकार जोत समेत ग्राम प्रमुख का हिस्सा ग्राम लगान के लिए अपर्याप्त जमानत हो तो किसी भी स्थिति में जमानत के रूप में शपथ ली गई ग्राम प्रमुख की निजी जोत का खंडीकरण नहीं होगा। तो 2 कंडीशन ऐसे दिए हैं जिसमें लगान का या फिर ज़मीन का जोत का उपविभाजन नहीं होगा। पहला कंडीशन दिया है, अगर लगान का देय राशि 3 रुपया है, उससे कम है तो नहीं होगा। दूसरा दिया है, यदि कोई सरकारी जोत है और ग्राम प्रमुख का हिस्सा है, ग्राम लगान के लिए अपर्याप्त जमानत है, तब फिर उस भूमि का खंडीकरण नहीं होगा। ये 2 कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 20, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। तो रैयत का अधिकार का हस्तांतरण किस तरीके से किया जाएगा, विक्रय, दान, बंधक, वसीयत या पट्टा या किसी अन्य संविदा द्वारा प्रकट अपने किसी जोत या उसके अंश के अधिकार का रैयत द्वारा हस्तांतरण तब मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार खेवट खतियान में उल्लिखित नहीं है। सीधी सीधी बात है, वो अपने अधिकार का हस्तांतरण नहीं कर सकता है अगर खेवट खतियान में नहीं लिखा गया है तो। उसके बाद क्या है कि किसी अनुमंडल में रैयत भूमि का पट्टा उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है।
अगर उसको पट्टा को हस्तांतरण करना है तो उसमें तो एक आपका उपायुक्त का अनुमति लेना पड़ेगा और 1 वर्ष के लिए ही आप दे सकते हैं। 1 वर्ष के लिए ही आप ऐसा कर सकते हैं। ओके ओके ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, संथाल विधान के तहत दर्ज रैयत द्वारा बहन पुत्री, ये कंडीशन में लिखा गया था, देखिए ठीक है। बहन पुत्री को दान अनुज्ञ वहाँ उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से रैयत द्वारा दान स्वीकार कर सकता है। कौन कौन? बहन होगा या फिर पुत्री होगा। नेक्स्ट है, आदिवासी रैयत उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से भूमि के क्षेत्रफल का अधिकतम आधा जोत अपनी विधवा माँ को या अपनी मृत्यु के बाद निर्वाह हेतु अपनी स्त्री को दान स्वरूप दे सकता है। ठीक है, ये सब कंडीशन याद रखिएगा, ये सब कंडीशन लिख देगा और आपसे पूछ लेगा। पहला चीज़ क्या हो गया? बहन और पुत्री को दान अनुज्ञ कर सकता है उपायुक्त के पूर्व लिखित अनुमति से। दूसरा कहता है अगर आधा हिस्सा देना चाहता है अपनी विधवा माँ को तो वो दे सकता है। फिर कहता है कि अगर अपनी मृत्यु के पश्चात वो अपनी स्त्री को दान के रूप यानी कि अपनी पत्नी को देना चाहता है तो वो दे सकता है। ठीक है, समझ में आया बात? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसी आदिवासी रैयत का अपने जोत या उसके अंश का हस्तांतरण योग्य अधिकार किसी भी प्रकार परगना या तालुक में सचमुच खेती करने वाली आदिवासी रैयत के सिवा अन्य व्यक्ति के हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, परंतु आदिवासी रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को अपने गर्दी जमाई या घर जमाई के नाम कर सकता है। तो उपधारा 2 में क्या लिखा गया है? दूसरा, इसमें साफ साफ लिखा है कि अपना भूमि या जोत का अंश का हस्तांतरण करना चाहता है तो योग्य अधिकारी किसी भी प्रकार उस परगना या तालुक में जो सचमुच में खेती करता है उसी को देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो जो गर्दी जमाई है, जो घर की जमाई है ना, उसको ये भूमि दे सकता है। एक तो जो खेती कर रहा है उसी परगना या तालुक में, और दूसरा अपना घर जमाई या फिर गर्दी जमाई जिसको कहते हैं उसको ये भूमि हस्तांतरित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि किसी जोत या उसके किसी भाग में किसी रैयत के अधिकार के विक्रय के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा डिक्री या आदेश के निष्पादन में ऐसे अधिकार तभी बेचा जा सकता है यदि हस्तांतरण का रैयत का अधिकार खेवट खतियान में उल्लिखित हो। ओके, तो यहाँ पर साफ साफ आप याद रखिएगा, खेवट खतियान में अगर उल्लिखित नहीं रहेगा तो ना वो हस्तांतरण कर सकता है और ना ही किसी प्रकार का डिक्री या आदेश के बिना जो है अपना ज़मीन में बंदोबस्ती कर सकता है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, किसी समय उपायुक्त को यह सूचना प्राप्त होती है कि उपधारा 1 और उपधारा 2 के विपरीत कोई हस्तांतरण हुआ है तो वह अपने विवेक से हस्तांतरण के लिए निकाल सकता है। हस्तांतरित भूमि को रैयत या उसके किसी उत्तराधिकारी को लौटा सकता है। ठीक है, धारा 1 और धारा 2 हमने देखा था, उसके विपरीत अगर किया जा रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। धारा 21, गैर आदिवासी रैयत द्वारा रेती भूमि का हस्तांतरण। अब यहाँ पर अभी तक हम लोग देखे थे आदिवासी किस प्रकार से भूमि का हस्तांतरण कर सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे धारा 20 में जो वर्णित था कि गैर आदिवासी जो है वो किस प्रकार से अपनी भूमि का हस्तांतरण करेगा। गैर आदिवासी, तो धारा 20 में किसी बात के रहते हुए राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके संपूर्ण संथाल परगना या उसके किसी भाग को गैर आदिवासी रैयत को सूचित तिथि से अपने धान के खेतों और प्रथम श्रेणी के बारी भूमियों के चतुर्थांश का भूगत बंद या पूर्ण भोगबंद द्वारा निम्न में से किसी नाम हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे सकती है। तो किसको किसको दे सकती है?
अब यहाँ पर देखिए भूमियों का चतुर्थांश कह रहा है, 1/4 भाग कह रहा है। पहला दिया है कि राज्य सरकार द्वारा यथाविधि स्थापित भूमि बंधक रखने वाले बैंक को, ओके, जो भूमि बंधक बैंक जो होता है ना उसको। दूसरा है उपायुक्त द्वारा अभी स्वीकृत किसी अनाज गोला को। तीसरा है बिहार और ओडिशा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अनुसार निबंधित किसी सोसाइटी को। और चौथा है संथाल परगना के किसी रैयत को। तो गैर आदिवासी रैयत जो है अपनी भूमि का हस्तांतरण किस तरीके से करेगा, तो इस प्रकार से करेगा। किसी राज्य सरकार है ना, कोई राज्य सरकार द्वारा जो स्थापित भूमि बैंक है उसमें दे सकता है। दूसरा उपायुक्त के अभी स्वीकृति से अनाज गोला बना सकता है। और फिर कहता है बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति 1935 के अनुसार निबंधित किसी सोसाइटी को दे सकता है। और फिर कहता है संथाल परगना के किसी रैयत को दे सकता है। परंतु ऐसा हस्तांतरण निबंधित प्रलेख द्वारा होना आवश्यक है। इसकी रिपोर्ट निबंधन के 1 मास के भीतर हस्तांतरण और हस्तांतरिती द्वारा उपायुक्त और जमींदार को दी जानी चाहिए। साथ ही ऐसा हस्तांतरण 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा। और जब ये चीज़ें होगी तो एक तो जो हस्तांतरण करता है और हस्तांतरिती है ना, वो जो है उपायुक्त और जमींदार को क्या दे देगा, उसका रिपोर्ट सौंपेगा। और ऐसा 6 वर्ष के लिए आप अधिकतम कर सकते हैं। गैर आदिवासी रैयत जो है अपनी ज़मीन को 6 वर्ष से अधिक इन सभी कारणों को देखते हुए नहीं कर सकता है। ओके, ये धारा 21 का बात कर रहे थे, रैयत का जो गैर आदिवासी रैयत दिया हुआ है उसके बारे में बात कर रहे थे। ओके, एक यहाँ पर और एक प्रमुख बात जो है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई बंधक है ना, वो उसका रैयती ख़त्म हो गया, बंधक की समाप्ति हो गई है, तो रैयत की भूमि में कब्जा पाए जाने वाला बंधकार जो है वो जेल की सज़ा दी जाएगी। ये कब दिया जाएगा? यह सज़ा 3 माह तक हो सकती है तथा उसे 500 रुपये तक का अर्थदंड भी दिया जा सकता है। अपराध जारी रखने के प्रत्येक दिन के लिए 10 रुपये का अर्थदंड दिया जा सकता है। प्रतिदिन का हिसाब किताब 10 रुपया हो जाएगा। एक ही बार में जब ले रहा है तो 3 माह और 500 रुपये तक का अर्थदंड दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर 10 रुपये का प्रावधान कर दिया जाएगा पर डे के हिसाब से, अगर आपने वो अपराध जारी रखा है। तो कैसा अपराध है ये तो हमने नहीं देखा। यहाँ पर था कि उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार का कोई भूमि हस्तांतरण कर देता है, यानी कि आपने जो धारा 21 में पढ़ा उनके अलावे अगर कोई गैर आदिवासी अपनी भूमि का हस्तांतरण धारा 20 और धारा 20 की उपधारा 1 के उल्लंघन का भी शिकार होता है तो उसके लिए यहाँ पर ये प्रावधान किए गए हैं। धारा 21 और धारा 20 दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। मतलब उसके अलावे जो अर्थदंड दिया जा रहा है। अब यहाँ आते हैं कि रैयत जो है कब किन परिस्थितियों में अपने भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को अस्थायी रूप से दे सकता है, ठीक है, न्यास पर कृषि के लिए, ठीक है। ये धारा 22 कहते हैं। धारा 22 में क्या लिखा हुआ देखिए। अब धारा 20 और धारा 21 पढ़ लिए। धारा 20 जो है आदिवासियों द्वारा भूमि का हस्तांतरण था और 21 में हमने गैर आदिवासियों के द्वारा भूमि हस्तांतरण के बारे में पढ़ा। तो कई यहाँ पर है, अब धारा 20 और 21 मान लीजिए है, लेकिन कोई रैयत जो है अपनी भूमि रजिस्ट्री, डाक या ग्राम प्रमुख द्वारा ग्राम प्रमुख, जमींदार और अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना देकर न्यास पर जोतने के लिए अस्थायी रूप से दे सकता है। उनकी परिस्थितियाँ क्या क्या है, ये क्वेश्चन आता भी है और इसी तरीके से फ्रेम होता है। पूरा सारे क्वेश्चन जितने सारे पॉइंट है वो लिख दिया जाता है और उनमें से पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला है कंडीशन, गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति। जब वो गांव से शहर चला गया है काम धंधा करना है, कुछ भी करने के लिए, वैसी कंडीशन में वो बीमार चल रहा है, शारीरिक अक्षमता है, तब नहीं कर सकेगा। उसके नियंत्रण से बाहर किन्हीं कारणों से हल बैल की क्षति हो गई तब भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब
खेती बाड़ी नहीं कर पाएगा तो वो अपना भूमि को न्यास में देना चाहेगा। उसके बाद रैयत अगर अभी नाबालिग है और विधवा है तो वैसी कंडीशन में, वैसी दशा में तो वो खेती बाड़ी कर नहीं सकता, तो इसके लिए यहाँ पर ये प्रावधान किए गए हैं। क्लियर है? तो किन परिस्थितियों में करेगा न्यास पर कृषि, अपना भूमि का हस्तांतरण जो है न्यास पर कृषि के लिए? तो हमने यहाँ पर 4 कंडीशंस देखे। गांव से रैयत अनुपस्थित है और वो बीमार है या फिर शारीरिक अक्षमता है उसमें, या उसके बाद हमने देखा कि उसके हल बैल की क्षति हो गई है, और चौथा देखा कि वो नाबालिग है अभी या फिर विधवा है जो नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए क्या पॉइंट है इसमें कि रैयत की गांव से अस्थायी अनुपस्थिति या हल बैल की क्षति की दशा में कोई अवधि नहीं दी गई हो तो 10 वर्ष की अवधि के लिए जोत छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कोई अवधि अगर नहीं देता है तो 10 वर्ष के बाद जो है आपको जोत छोड़ना पड़ेगा, ये कंडीशन है। जो रैयत जो है तो यहाँ कह रहा है कि गांव से जो रैयत है वो चला गया है, अनुपस्थित है या फिर उसका हल बैल नहीं है, फिर भी जो जोत उसको न्यास के रूप में दिया गया है उसको 10 वर्षों के लिए ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, इसको हमने बता दिया आपको धारा 22 में जो लिखे गए हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग नहीं देखते हैं। अच्छा, ये धारा 23 अगर आप सोचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसमें क्या कहता है कि अगर भूमि के बदले भूमि का विनिमय हो रहा है तब क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? बदलेन के पक्ष में दी जाने वाली भूमि के सापेक्ष रैयत हो, है ना, यानी कि रैयत भी तो उसी प्रकार से होना चाहिए उसका। फिर बदली जाने वाली भूमियाँ एक ही गाँव या आसपास के गाँव में होना चाहिए, बहुत दूर दूर नहीं होना चाहिए। यह गुप्त बिक्री नहीं किया जा रहा है बल्कि पक्षों के पारस्परिक सुविधा के लिए किया जा रहा है। बदली जाने वाली भूमि जो है सामान्य मूल्य की हो, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा ना, सामान्य मूल्य का नहीं होगा तो ये सब जो है भूमि के बदले भूमि अगर हम दे रहे हैं तो उसके समय में क्या क्या प्रावधान देखा जाएगा, ये चीज़ है ये धारा 23 में। लेकिन धारा 22 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको आप देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप यही देखिए, धारा 24 देखने की जरूरत नहीं, बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। तो आज अध्याय 3 तक ही रहने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिर कल से हम लोग धारा 4 से लेके और देखने का प्रयास करेंगे, कल ही ख़त्म कर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज अब मेरे पास समय भी नहीं है। मिलते हैं कल, फिर से एसपीटी एक्ट को पूर्णतः देखेंगे और इस तरीके से आपका जो 10 मार्क्स है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा यहीं से। जो जो मैं बताता गया उसको नोट कर लीजिए, या फिर उसको कोई भी बुक है आपके पास वहाँ से नोट करके पढ़ते रहिए तो आपको याद हो जाएगा। राइट, और सारे क्वेश्चन मैंने तो इसी तरीके से हर सेट में बताया है। अभी और 2-3 सेट और मैं लाऊंगा झारखंड का, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप उसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।